नमस्कार, मैं रविरंजन निलय और आप देख रहे हैं एडीआर। मैं इस वक्त इमामगंज में हूँ और हमारे बीच उपस्थित है राजद युवा नेत्री तनुश्री। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि राजनीति में कैसे आए और राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद रवि जी और दर्शकों को भी मैं स्नेह भरा नमस्कार करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी आप सभी को। मैं एक दलित महिला राजद नेत्री हूँ। मेरा नाम तनुश्री मांझी है और जो सामाजिक न्याय, समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। मेरा लक्ष्य है समाज को जागरूक करना और महिलाओं को उनके हक और अधिकार के लिए बताना और एक न्यायपूर्ण राजनीति को बढ़ावा देना। तो मैं इमामगंज क्षेत्र की ही निवासी हूँ, रानीगंज जलिया में मेरा घर हुआ। जी। तनुश्री ने अपना परिचय दिया और परिचय के कोई मोहताज नहीं है। तकरीबन साल वर्षों से इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच जा रही है, समझा रही है और कैसे शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हों इसके बारे में भी बता रही है। आपका बचपन कैसे गुजरा? आपका जो समाज है, जिस समाज से आप आते हैं, खास करके मांझी दलित समाज, कहा जाता है कि इमामगंज जो कंस्टिट्यूएंसी है, विधानसभा है, बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी आपका है। जी, आपका नैहर जो हुआ, मगही भाषा में जो बोलते हैं मायके, वो बाराचट्टी में पड़ता है। जी, समता देवी आपके माता श्री हुई। जी। तो आपका बचपन कैसे गुजरा आम लोगों की तरह या कुछ हट के? देखिए, जो मेरा बचपना था जब हम साढ़े 4 साल के थे, तब से ही हम हॉस्टल में रह रहे हैं। क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे वो पॉलिटिक्स में आ चुके थे और उनके पास ना ऑब्वियसली इतना समाज को देखना होता था, लोगों के पास जा के उनके समस्याएँ सुनना होता था, उसका समाधान करना होता था, तो इस वज़ह से उनको उतना वक़्त नहीं मिल पाता था कि वो अपने बच्चों को भी अच्छे से मतलब टाइम दे सकें। तो उन लोगों को लगा कि ऐसे तो मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि मैं इनको एक अच्छे हॉस्टल में डाल दूँ, जिससे वहाँ पे वो अच्छे से शिक्षित हो और शिष्टाचार सीखे, तो मेरा तो हॉस्टल में ही रहा। अलग वातावरण मिला। अलग वातावरण, सबसे अलग, बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं और ख़ासकर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक जो बच्चे हैं आपके, जिनको समझ नहीं है, उनको बाहर के वातावरण से दूर ही रखना चाहिए क्योंकि जो बच्चे होते हैं, वो बहुत जल्दी मतलब कैच कर लेते हैं। अगर आप किसी गलत की संगत में रहेंगे, तो वो बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। तो उनको पता नहीं होता है सही और गलत का। तो वातावरण बहुत ही मैटर करता है परवरिश में। अ, गया कॉलेज से आपने बीबीएम किया। जी। बहुत सारे लोग का सपना होता है, ख्वाहिश होता है कि मेरे बाल-बच्चे बिज़नेस करे, जॉब करे, लेकिन आपने राजनीति को क्यों चुना? देखिए ये जो आपका सवाल है राजनीति को क्यों चुना? तो मैं इस पे बता देना चाहती हूँ कि जो मेरी नानी थी भागवती देवी, जब मैं उस उनको बचपन में जब देखती थी और आज भी अभी हाल-फिलहाल में जो उनका आपने स्पीच जो था उनका सुना होगा, तो यही वो रीज़न है कि मुझे भी बहुत मतलब मेरा मन होता था कि मैं भी उनकी तरह एक समाज सेवी बनूँ, समाज को अपना सेवा दूँ, उनको जागरूक करूँ, उनके हक अधिकार के लिए मैं बात करूँ। तो इस वजह से राजनीति में मैं आई और राजनीति मेरे लिए कोई कुर्सी का खेल नहीं है, बल्कि ये एक ज़रिया है समाज को जागरूक करने का उनके हक अधिकार के लिए उनको बताने का और उनके लिए काम करने का। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। मांझी समाज का लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, सबसे कम है। तो बिल्कुल अपने सही। समाज के लोगों को कैसे समझाइएगा कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है? देखिए, जब मैं पढ़ रही थी बचपन में, तो मुझे नहीं पता था अपने समाज मुझे इतना आइडिया नहीं था क्योंकि मैं एक बहुत ही अलग एनवायरनमेंट में रह रही थी, ठीक है? जैसे-जैसे मैं जब बड़ी हुई, जैसे-जैसे मुझे जब समझ आया समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, ठीक है? तो मुझे उसमें ऐसा कि मम्मी कहती थी हम लोग को, जब ऐसे देखिए जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत नखरा करते हैं पढ़ाई में। किसी को भी ऐसा नहीं होता, वो लोग को
वैसा एनवायरनमेंट देना पड़ता है ताकि वो अपने समझे कि पढ़ाई की कितनी अहमियत होती है। तो मम्मी हमेशा डाँटती थी और बोलती थी कि नहीं पढ़ोगी तो फिर ऐसे ही सूअर चलाते रहना, यही चराते रहना, तुम्हारा यही ज़िंदगी रह जाएगा। तुम आज भी देखो जाके दलित समाज में उन लोगों को किस तरीके से उन लोग का जो जीवन है कैसे व्यतीत हो रहा है तुमको देखना चाहिए और तुमको समझना चाहिए और उससे सीखना चाहिए कि शिक्षा हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो मम्मी हमेशा शुरू से हम लोग को सिखाती थी और समझाती थी। तो जब बात समझ में आई तो हम लोगों ने थोड़ा इसको मतलब इम्पोर्टेंस दिया कि नहीं भाई, जब हम खुद शिक्षित नहीं होंगे, तो लोगों को हम जागरूक कैसे करेंगे? तो इसीलिए जब होश आया, समझ आया, तो जब समझ आया कि जो हमारे ही समाज का जो लिटरेसी रेट है, वो बहुत कम, बहुत मतलब बहुत कम, बहुत इक्का-दुक्का आपको मैट्रिक पास भी किया हुआ मिलता है, बिल्कुल। ठीक है? तो जब हम इमामगंज में शादी के बाद जब हम यहाँ पे जनसंपर्क में जब घूम रहे थे, तो हम पूछते थे कि कहाँ तक पढ़े हो बाबू? तो बोलता था कोई बोलता था 6वां तक पढ़े हैं, कोई बोलता था 8वां तक पढ़े हैं। तो हम बोले क्यों आगे क्यों नहीं पढ़ाई की है? तो बोलते थे कि नहीं माँ-बाप के पास पैसा नहीं था मतलब उनके मम्मी-पापा पढ़ाने के लिए इतने सक्षम नहीं रहे इसलिए पढ़ाई छोड़ दिए। और कुछ एनवायरनमेंट पे भी असर था कि देखिए जो एक बच्चा होता है वो दूसरे को देख के ही सीखता है। तो बिल्कुल। वो उनको जो जैसा एनवायरनमेंट मिला वो वैसे ही एनवायरनमेंट में ढल गए। तो उनको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस नहीं रहा, चाहे वो उनके माँ-बाप हो, चाहे वो उनके बच्चे हो। तो हम घर-घर जाके यही उन लोग को समझा रहे हैं कि पढ़ाई का कितना अहमियत है। आज हम अगर गाड़ी से घूम रहे हैं, आज हम अगर अच्छे कपड़ा पहन रहे हैं, आज हम अच्छे से बोल पा रहे हैं, तो ये हम शिक्षा ग्रहण किए हैं, हम पढ़ाई किए तब ये सब हो पाया है। अगर आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। तो मेरा देखिए अभी यही लक्ष्य है, लोगों के पास जा-जा के उन्हें जागरूक करना है, खासकर शिक्षा के प्रति कि वो कितना ज़रूरी है आप लोग के लिए। और बाबा साहब ने भी यही बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना गरजेगा। तो आज अगर हम अपनी आवाज़ बुलंद करके अगर हम बोल पा रहे हैं या फिर आज आप हमारे घर इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, तो आज हम शिक्षित हैं इसलिए आप मुझे इतना अहमियत दे रहे हैं, है ना? तो बिल्कुल। इसलिए उन लोग को भी बोलते हैं कि अगर पढ़ाई करोगे तभी हम लोग की तरह आगे बढ़ पाओगे या फिर और भी लोगों की तरह डॉक्टर, इंजीनियर बन पाओगे, अपने माँ-बाप के लिए कुछ कर पाओगे और हम खासकर माँ-बाप को ज़्यादा हम बोलते हैं कि देखिए अगर आप लोग पढ़ाई बच्चा तो है वो शैतानी करेगा। जी, बिल्कुल। अगर मेरे मम्मी-पापा भी सोचते हैं कि नहीं छोड़ दो बच्चा को नहीं इच्छा है पढ़ने का तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो इसीलिए उनके माँ-बाप को हम खासकर समझाने का कोशिश करते हैं और ये लड़ाई अभी मेरी लड़ाई क्या बोलूँ मतलब ये जागरूकता अभी जो अभियान जो चल रहा है, वो चलता रहेगा जब तक मेरे हर समाज के लोग पढ़ाई लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन जाते। मेरी असली लड़ाई वही है और जब ये बनने लग जाएँगे, जब ये जागरूक हो जाएँगे, तो असली मायने में सफलता मुझे तब मिलेगा ना कि मुझे कुर्सी पाके मिलेगा। कई लोग का कहना है कि आप जैसे युवा जी, नेत्री जी, पहली बात तो ये है कि महिलाएँ चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो या किसी और पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते हैं, राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपका एक इतिहास है, आपका घर के इतिहास है। आपकी नानी जी विधान सभा में गई, सांसद बनी, लोकसभा में गई और जिस तरह से उनका स्पीच आए दिन देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, जिस तरह से शोषित, वंचित और हाशिए पे खड़े लोगों का आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अपने जो नानी का जो सपना था, वो आप आगे लेकर जाइएगा, साकार कीजिएगा? देखिए, हम एक युवा पीढ़ी हैं और मेरा लक्ष्य ही यही है कि देखिए नानी अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहता, तो शायद वो आज हमारे बीच में रहती। लेकिन ये कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं भगवान उनको जल्दी उठा लेते हैं, ठीक है? तो कोई बात नहीं, वो जितने दिन भी हमारे साथ रही या फिर हमारे माँ मम्मी के जीवन में रही या फिर मेरे जब तक ज़िंदा थी, जब तक उनकी छत्र छाया में जब तक हम रहे, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। मुझे आज भी याद है कि वो उस टाइम तक जब हम जन्म लिए थे तब तब भी वो सांसद बन चुकी थी, ठीक है? तो उनमें कभी वैसा घमंड नहीं था कि हम विधायक हैं,
तो हम सांसद हैं, तो हमको ऐसे रहना चाहिए, हमको थोड़ा मतलब कि एसी-वेसी मतलब वैसा लग्ज़री लाइफ़ जीना चाहिए, वैसा उनका नहीं था। वो जब भी बाहर से थक के आती थी, तो वो बस वही बोलती थी कि हमको साग-भात दे दो। तो वो उनका ज़िंदगी था, वो जो जो वो सादगी हमने जो देखा है उनमें, वो जब आज भी हम लोग सोचते हैं, तो हम लोग यही सोचते हैं कि अरे! उनके जैसा बनना मतलब हमारे लिए सच में एक सपना है और उनके उनके जैसा अगर बन गए, तो मतलब समझ जाइए कि हमारा जीवन सफल हो गया। तो जो आप महिला की जो बात कर रहे हैं, तो महिला को लेकर एक भारत का भी एक अलग इतिहास रहा है। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो गई, चाहे वो रानी चिन्मा हो गई। तो ये जितनी भी महिला थी वो अपने घर से निकल के वो एक अलग इतिहास बनाई हैं, अपने समाज के बीच में, अपने समाज के लिए लड़ के। तो वहाँ से ही हम लोग को प्रेरणा मिलता है और मेरी नानी ख़ैर वो भी हैं, उनसे भी प्रेरणा मिलता है और ज़रूर उनका जो भी सपना अधूरा रहा है और जो मेरी माँ भी बहुत कुछ की हैं और उनको भी मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा और मेरे से भी हम युवा पीढ़ी हैं, हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे और लड़ने का काम करेंगे और अपने हक अधिकार को छीन के लाने का काम करेंगे, छीनने का काम करेंगे। आपने ज़िक्र किया कि जब नानी आती थी घर में तो साग-भात ज़िक्र किया। तो उपेंद्र नाथ वर्मा रास्ते से जा रहे थे, तो ऐसे मैं भी सुनता हूँ, समाज में बैठता हूँ तो यह सुनने को मिलता है कि उपेंद्र नाथ वर्मा रास्ते से जब जा रहे थे, तो उनका नज़र भगवतिया देवी पर पड़ा और वही उनका नज़र पड़ना और उनका राजनीति में आना, सांसद बनना, विधायक बनना और जो साग-भात का आपने ज़िक्र किया, तो यह जो साग-भात है, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है और जब भी हम लोग घर में जाते हैं, बैठते हैं, तो आज तो लग्ज़रियस लोग जीना चाहते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को कितना पसंद करते हैं और लोगों को कैसे समझा पाइएगा कि नहीं, जो भगवतिया देवी थी, वो मैं भी हूँ? देखिए, ये आपका बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, बात सही है। अगर आप देखें जैसे कि मैंने भी बताया कि जो मेरा बचपन रहा है, वो बहुत ही संघर्षशील रहा है, इतना आसान नहीं रहा है। तो ये सिर्फ़ भागवती देवी नहीं, समता देवी भी ये जो जो 2 पीढ़ी हैं भागवती देवी, समता देवी, ये लोग बहुत अपने समाज से उस पायदान से आगे उभरी हैं, जो देखी हैं कि आज भी दलित या फिर हमारे जो समाज के जो परिवार हैं, जो जैसे रह रहे हैं, वो आज भी वही हाल है, ठीक है? लेकिन हम लोग को कभी भी उस तरीके से लाड-प्यार में कभी बिगाड़ा नहीं है, कि तुम इतना लग्ज़री लाइफ़ जियो या फिर तुमको सब कुछ देंगे। ये बता तो रहे हैं, आज तक मेरे भाई लोग को भी बाइक तक नहीं मिला है। तो आप इसी से आप समझ जाइए, आजकल थोड़ा-सा जवान बच्चा होता है, वो लोग बाइक हर चीज़ का ख़्वाहिश करने लगता है जी, कि बिल्कुल। बाइक चाहिए, हम कॉलेज जाएँगे तो ऐसे करेंगे। तो मम्मी हमेशा उन लोग को डाँटती भी कि नहीं बाइक देखो तुम अगर अपने पैर पे खड़े हो जाओगे, तुम समझदार हो जाओगे अपने जब समझ में आएगा तुमको कि तुम किस समाज से आते हो और आज तुम कैसे जी रहे हो, तुम्हारा शिक्षा के प्रति क्या है, तो वो उस दिन तुम खुद ले लेना। हमको देने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, जब तुम पढ़ लिख लोगे, कुछ बन जाओगे तो वो तुम खुद ले लोगे। तो कभी भी हम लोग को वैसा कि लग्ज़रियस लाइफ़ और हॉस्टल में कितना लग्ज़रियस लाइफ़ मिलता है वो सभी को पता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज भी देख लीजिए मेरे इस रूम में पंखा भी नहीं लगा हुआ है। अगर ऐसा होता तो आप आते तो अब एसी वाले रूम में हम लोग बैठे होते और आराम से बातें कर रहे होते। तो ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जनता को बताना नहीं पड़ेगा ये सब बातें। वो लोग जब खुद देखेंगे मेरी जर्नी और यहाँ पे जब मेरा जो संघर्ष रहेगा उनके लिए वो जब वो खुद देखेंगे तो वो खुद एक भागवती देवी क्या वो मेरे को ज़रूर कंपेयर उनको करने देखिए, कंपेयर तो कभी किया भी नहीं जा सकता। आप अलग हैं, हम अलग हैं, भागवती देवी जो थी वो तो है ही। तनुश्री मांझी एक अपना नया पहचान बनाएगी, एक अपना छाप छोड़ के जाएगी। शेरनी की बेटी और नतनी है, तो वो भी एक अपना नाम बना के जाएगी यहाँ से। लास्ट सवाल, 2025 का वर्ष है, चुनाव होना है। जी। तो क्या आपको लगता है
कि अगर टिकट मिले तो इमामगंज विधानसभा से चुनाव लड़िए? हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजनीति मेरे लिए कोई कुर्सी का खेल नहीं है और अभी हम ऐसा कुछ हम दावेदारी पेश भी नहीं करते हैं कि मुझे टिकट मिलेगा या मिलना चाहिए। आप जहाँ भी हम जा रहे हैं, जहाँ भी जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं, जो जनता है वो मुझे ये कह रही, "बेटा तुम आओ टिकट लेके, तुम आओ हम तुमको वोट देंगे।" तो हम उनको ये नहीं बोल रहे कि हाँ, हम उनको यही बोल रहे हैं कि देखिए आप हमको प्यार तो कर रहे हैं, आपको लग तो रहा है कि हमको आना चाहिए, लेकिन मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अगर हमको नहीं भी मिले, लेकिन अगर आरजेडी से अगर किसी को भी टिकट मिले, तो आप मेरे नाम पे आप उनको वोट देने का काम करेंगे। हम लोग एक राजद परिवार है, हम लोग आपस में हम लोग को नहीं लड़ना है। हम क्यों सबको बोलने जाएँ कि अगर हमको टिकट नहीं मिलेगा, अगर किसी और को मिलता है आरजेडी से तो आप उसको हरवा दीजिएगा? नहीं, हम कहीं भी ऐसा किसी को बयान नहीं देते हैं और हम हमेशा हम उन लोग को समझाने का कोशिश करते हैं, कोई भी दुःख तकलीफ होगा हम तो हैं ही आपके लिए। लेकिन नेता जिनको भी चूज़ करेगी और जिनको भी टिकट जो उनको ठीक लगे देखिए नेता बहुत कुछ सोच समझ के देती है टिकट। हम लोग शायद वहाँ तक ना सोच सकते हैं, हम लोग सिर्फ़ टिकट, टिकट, टिकट करते रहते हैं। लेकिन जो नेता है वो हर चीज़ तरीके से सोचती हैं कि नहीं भाई किनको देना चाहिए, तो वो हर चीज़ सोच समझ के करती हैं। तो जो नेता जो भी निर्णय लेंगे मेरा रिस्पेक्ट रहेगा और जिनको भी वो टिकट देके इमामगंज विधानसभा में भेजेंगे चुनाव लड़ने के लिए, मेरा पूरा फुल सपोर्ट रहेगा उनके लिए। पिछले उपचुनाव में रोशन जी जो खड़े थे यहाँ से आरजेडी से, तो आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, मैंने कितना काम किया है, हर जगह हर मोहल्ले घूमने का काम किया, उनके लिए वोट माँगने का काम किया है। उसी तरह मैं 2025 के चुनाव में भी अगर किसी को भी मिलता है, तो मैं उसी तरह मेहनत करूँगी। इन सब से एक इतर हटका सवाल, अगर आपको टिकट मिले, तो अगर विपक्ष ये सवाल उठाए कि लालू यादव के परिवार से एक परिवारवाद को टिकट दिया गया, क्योंकि जिस फैमिली से आप आते हैं, आपकी माता श्री समता देवी विधायक रह चुकी है, तो परिवारवाद का आरोप कैसे दीजिए? देखिए, परिवारवाद ठीक है। परिवारवाद का तब लगता जब हम मम्मी के साथ-साथ होते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं और इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम एक अपना बात भी रखना चाहेंगे। कोई भी आप देख लीजिए, मुझे इतना नहीं पता लेकिन जहाँ तक ये पता है कि जिनके भी जो नेता होते हैं, जो कभी विधायक रहे हैं या एमपी रहे हैं, तो उन लोगों को जैसा मुझे सुनने को मिलता है कि ये इनके बेटा थे इसलिए उनको टिकट मिल गया, तो लोग उनका विरोध करते हैं, ठीक है? लेकिन आप यहाँ देख लीजिए, जब से मेरा इमामगंज में शादी हुआ है, मैं अब यहीं की निवासी हूँ, मैं कहीं अब यहाँ से जाएगा तो मेरा अर्थ ही यहाँ से जाएगा, ठीक है? लेकिन बात ये है कि आप जैसे कि पूछे कि परिवारवाद का बात, तो हम तो बैठे-बैठे तो नहीं हम कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हम एक अपना नाम यहाँ पे बनाने का कोशिश कर रहे हैं, हम एक अपना संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के पास जा-जा के हम तो बैठे हुए नहीं है कि मम्मी, मम्मी जाओ मेरे लिए टिकट माँग के लाओ, ऐसा तो कुछ नहीं है मेरा। हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे और भी जैसे कार्यकर्ता लोग हैं, जो नेतागण हुए, कार्यकर्तागण हुए, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पे। तो आप देखिएगा मेरा आप किसी से भी पूछ लीजिएगा इमामगंज में कि हम तनुश्री मांझी ज़मीनी स्तर पे काम करने का काम कर रही है कि नहीं? और अगर हम ज़मीनी स्तर पे काम करने का काम कर रहे हैं, लोगों के पास जा-जा के उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, शराबबंदी, शराब की वजह से कितने अगर देखा जाए तो सब गरीब-गुरबा ही, सब भारतीय समाज को ही कितना तकलीफ़ है, कितना वो प्रॉब्लम में है। हम उनके पास जा-जा के हम उनको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि देखिए शराब अच्छी चीज़ नहीं है, आप उनका सेवन करके कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हम उन लोग को एक अभियान भी चलाने वाले हैं शराब छोड़ो अभियान करके। तो ये सब हम बहुत कुछ आने वाले टाइम में अभी कर भी रहे हैं और आने वाले टाइम में करेंगे भी कि लोग जागरूक हो और समता देवी तो भाई बाराचट्टी में है ही। आप समता देवी से जब हम हट के अगर हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना एक नाम बनाने और संघर्ष कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टैग नहीं लगना चाहिए। वो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उस खानदान से आती हूँ। वो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन मैं एक अपना अलग पहचान बना रही हूँ इमामगंज विधानसभा में।
ये चाहे बहुत टिकट मिले, नहीं मिले, वो देखिए वो बात की बात है। मैं अभी तक गई भी नहीं हूँ वहाँ पे कि सर मुझे टिकट चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ या फिर आप टिकट नहीं देंगे तो मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगी। मेरा मेन उद्देश्य है अपने समाज को जागरूक करना, अपने समाज को आगे बढ़ाना, उन लोगों को ये समझाना कि भाई तुम भी पढ़ोगे, लिखोगे, बाबा अम्बेडकर के राह पे चलोगे, तो तुम भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हो। तुम्हारे घर में भी बड़ी गाड़ी लग सकती है घर के बाहर और तुम्हारे घर में भी एसी लग सकता है, तुम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे तनुश्री मांझी जी और देख सकते हैं कि हर एक सवाल का कितने बेबाकी तरीके से जवाब दे रहे थे। आपको कैसा लगा यह वीडियो? अपना कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।